नौकरी पेशा बहू। माँ, अगर आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो आपको मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था ना। आप जानती हो ना मेरे पास कितना काम रहता है और इस वजह से मैं भूल जाती हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे पास बहुत सारा काम रहता है। हर समय तू किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहती है। इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। और वैसे भी तेरा भाई राकेश है ना यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए। माँ, अभी राकेश छोटा है। अच्छा, मैं आपको पैसे भिजवा रही हूँ, चुपचाप से दवाई लेकर आ जाना। दिव्या अपनी माँ से बात करके फ़ोन रख देती है, पर ये सारी बातें उसकी सास कल्याणी सुन लेती है और ये सब देखकर कल्याणी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है। कल मुही माँ का पूरा ख्याल रहता है कि कब माँ की दवाई खत्म होगी, कब उसके मायके का राशन खत्म होगा। समय समय पर पैसा भिजवाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना इसका। इस तरह से कल्याणी मन ही मन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या 20,000 रुपये अपने मायके भेज देती है। जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। बहू, तुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ पैसे मेरे हाथ में भी देने चाहिए? आखिर मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, हर महीने मेरी और अजीत जी की सैलरी आप ही तो रखती हैं, और वैसे भी इस महीने मेरी माँ को इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी सैलरी अपने मायके में दे दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी ज़रूरत तो तेरे मायके वालों को ही पड़ती है। तेरे ससुराल वालों को थोड़ी ना पैसों की ज़रूरत है। भला तू हमें अपने पैसे क्यों देगी? माँ जी, आप हर समय इस तरह की बातें क्यों करती हैं? हर समय तेरा मेरा अपना पराया करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, तू करे तो बहुत अच्छा, और अगर हम बोले भी तो बहुत बुरा। माँ जी, आपको जो बोलना है, जो करना है आप कीजिए, पर इस वक्त मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मेरे पास और भी बहुत काम है। क्योंकि दिव्या खुद भी एक वर्किंग वुमन थी, इसलिए वो अपनी सास की बातों को इग्नोर करके अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती है। इस बात पर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नाराज़गी दिव्या को दिखाती है। सोचा था बहू आएगी तो घर के काम करेगी, मुझे बुढ़ापे में थोड़ा आराम करने को मिलेगा। पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरे घर में काम करने वाली बहू आएगी और हर समय अपने ऑफिस का काम लेकर बैठी रहेगी, और जब फिक्र करने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने मायके वालों की करेगी। इस तरह से कल्याणी अपनी बहू को ताने कसकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश दिव्या को फ़ोन करता है। दीदी, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। आपके पास तो 2-2 लैपटॉप रखे हैं ना, आप अपना एक लैपटॉप प्लीज़ मुझे दे दो ना। बस इतनी सी बात। तू कल ही आ जाना और मुझसे लैपटॉप ले जाना, और एक बात याद रख, अब से मेरा लैपटॉप तेरा ही है, ठीक है? अब क्या था, राकेश अगले दिन आकर दिव्या से लैपटॉप लेकर चला जाता है। ये सब देखकर कल्याणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इस बार ठान लेती है कि अपनी बहू की शिकायत वो अजीत से करेगी। और रात को जब अजीत घर आता है। अजीत बेटा, बहू पर थोड़ा काबू पा ले, नहीं तो एक दिन तेरी बीवी घर की हर चीज़ अपने मायके वालों को दे देगी और हम दोनों माँ बेटे कंगाल बन जाएंगे। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हम दोनों माँ बेटे को मंदिर में जाकर बैठना पड़े, क्योंकि तेरी बीवी तो सब कुछ अपने मायके वालों पर ही लुटाती है। माँ, आपको जो कहना है सीधा सीधा बोलो ना। जलेबी की तरह बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? कल्याणी लैपटॉप वाली बात अजीत को बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर अजीत माँ की बातों में आ जाता है और उसे भी दिव्या का ये व्यवहार पसंद नहीं आता। अब अजीत गुस्से में दिव्या के पास जाता है। दिव्या, तुमने किससे पूछकर लैपटॉप अपने भाई को दे दिया? अजीत, इसमें पूछना क्या था? मैंने वो लैपटॉप अपने भाई को दिया है, किसी और को नहीं। और वैसे भी आप भूलिए मत, वो लैपटॉप मेरा ही था। दिव्या, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। इस घर की कोई भी चीज़ या 1 रुपया भी तुमने बिना मुझसे पूछे अपने मायके वालों को दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप भी मत भूलिए अजीत जी, मैं भी काम करती हूँ और मैं अपने पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ को तो कुछ पैसे आपकी माँ को देती हूँ।
इस तरह से अजीत और दिव्या की धुआंधार बहस हो जाती है। ये देखकर कल्याणी के दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक दिव्या अजीत के बीच की नाराज़गी खत्म नहीं होती और एक दिन दिव्या के ननद रूपल घर आती है। अरे रूपल बेटा, तू अचानक से यहाँ? अरे आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देती, अजीत तुझे लेने के लिए आ जाता। नहीं माँ, आप सबकी ना बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना आप सभी को सरप्राइज दे दिया जाए, इसलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई। चल ठीक है, ये तूने बहुत अच्छा किया। और बता, ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, ससुराल में सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा माँ, भाभी कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में बैठी। वैसे भी तेरी भाभी के पास काम ही क्या है दो ही काम तो उसे करना आता है, एक अपना ऑफिस का काम, दूसरा अपने माँ भाई को पैसे देना। सब कुछ तो अपने माँ बाप पर ही लुटा रही है। अरे कभी कभी तो डर लगता है मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी भाभी हमारा सब कुछ अपने मायके वालों पर लुटा दे। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? अब देखो, मैं भी अपने ससुराल में रहती हूँ, तो आप लोगों की चिंता सताती रहती है ना। वैसे भी भाभी को भी अपने मायके वालों की याद सताती रहती होगी। अच्छा माँ, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। रूपल अपनी भाभी से मिलने के लिए कमरे में जाती है, जहां दिव्या अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। पर जैसे ही दिव्या रूपल को देखती है, उसकी खुशियाँ बढ़ जाती है। वो रूपल को गले से लगा लेती है। रूपल अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगती है। रूपल के आंसू देखकर दिव्या समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ रूपल, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, आपको क्या बताओ, अगर मैंने लव मैरिज ना की होती तो शायद मैं अपना दुख अपने घर वालों को बताती, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर मैंने अपने घर वालों को सच्चाई बताई तो वो लोग मेरा साथ देने के बदले मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे समझ सकती हैं। अरे बात क्या है रूपल, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? भाभी, आप जानती हो ना, निखिल जी को जुए खेलने की आदत है और उनकी इसी आदत की वजह से वो कर्जे में घिर चुके हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कर्जदारों को पैसे देकर अपना कर्ज चुका सके। बस अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। कोई बात नहीं रूपल, घर परिवार में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? यही कुछ 70-80 हज़ार रुपये भाभी। ओहो रूपल, ये तो बहुत बड़ी रकम है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कल तक कुछ करती हूँ। जब दिव्या को रूपल की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो उसकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर दिव्या हार नहीं मानती और 24 घंटे के अंदर अंदर रूपल को 80,000 रुपये दे देती है। पर जैसे ही बैंक से 80,000 कटते हैं, अजित को पता चल जाता है और वो बौखलाता हुआ घर आता है। दिव्या, अभी कुछ समय पहले ही तुमने अपनी माँ को दवाई के लिए पैसे और उसके बाद 20,000 और उसके बाद अपने भाई को लैपटॉप दिया। फिर आखिर अब तुम्हारे मायके वालों को पैसों की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि तुमने 80,000 मेरे बैंक से निकाल लिए? अजित जी, आप हर समय तेरा मेरा क्यों करते हैं? आपके अकाउंट में जो पैसे रखे हैं उसमें मेरी भी सेविंग है और मैंने अपने हिस्से के पैसे ही निकाले हैं। पर क्यों दिव्या, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि जब तक तुम अपने मायके वालों पर इतने पैसे उड़ा रही होती हो तब तुम्हें एक बार अपने ससुराल वालों से पूछ लेना चाहिए? पर मैं किसी से क्यों पूछूं अजीत जी, वो मेरे पैसे हैं और मैं अपने पैसे कहीं पर भी खर्च करूं वो मेरी मर्जी है। अपने भैया भाभी के बीच की लड़ाई देखकर अब रूपल से रहा नहीं जाता और रूपल सारी सच्चाई अपने भाई को बता देती है। जब अजीत और कल्याणी को पता चलता है कि दिव्या ने रूपल को वो पैसे दिए हैं तो उन दोनों की नज़रें शर्म से झुक जाती है। अजीत जी, माँ जी, जैसे मेरे मायके वाले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने भाई और अपनी ननद में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। फिर आप लोग हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं हमेशा अपने मायके वालों पर ही पैसे लुटाती हूँ? अगर मैं अपने पैसे में से कुछ पैसे अपने मायके वालों को दे भी देती हूँ तो इसमें गलती क्या है? आखिर जैसे आप सब मेरे अपने हैं वैसे ही तो मेरे मायके वाले भी मेरे अपने हैं। दिव्या की बातें सुनकर अजीत और कल्याणी के पास कोई जवाब नहीं बचता।
और वो दोनों चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए दिव्या के सामने खड़े रहते हैं। तो वहीं रूपल भी अपनी भाभी के इस एहसान को कभी नहीं भूलती। तो आप सबको क्या लगता है, क्या दिव्या को अपने ससुराल वालों से परमिशन लेनी चाहिए जब वो पैसे अपने मायके वालों को देती है?